नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के साथ आगे सामने मोदी जिले के सबसे पहले मैं आपको बताएंगे दोस्तों दूसरे चरण के 88 सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कर्नाटका के लोगों को लोटा थमा देने को लेकर निशाना साधा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार क्या पैसों के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामद होने के बाद भाजपा के नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है दोस्तों। और विदेशी कंपनी व्हाट्सएप ने भी भाजपा सरकार के द्वारा परेशान किए जाने के बाद भारत छोड़ने की धमकी दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में रोहतक के अंदर बीजेपी के नेताओं का फिर से बड़ा विरोध हुआ है दोस्तों। साथ साथ देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर ने बताया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में काफी बुरी तरीके से पिछड़ रही है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। बताएंगे अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या निर्णय होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से केरल को लेकर फेक न्यूज फैलाया जा रहा था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा मैसेज भेजा है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबर होगी तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है, दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोट पड़ने के बाद 190 सीटों पर परिवर्तन के लिए जनता ने वोट डाल दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका से भाजपा की बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका को 1 रुपए भी अतिरिक्त नहीं दिए। सूखा और आपदा से बचने के लिए राज्य सरकार बार बार नरेंद्र मोदी सरकार से पैसा मांग रही है, लेकिन बीजेपी ने खाली लोटा दिया है। इसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही है दोस्तों। और कर्नाटका में इस बार कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को जोरदार समर्थन मिल रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने भी भारतीय चोंबू पार्टी बोलकर बीजेपी को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भर भर कर जनता का पैसा लूटा, बदले में पकड़ा दिया बस खाली लोटा। यह है नरेंद्र मोदी की भारतीय चोंबू पार्टी। और इसके बाद कर्नाटका में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटका को कोई राहत नहीं दी जा रही है दोस्तों। कर्नाटका का टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है जैसे फायदा पहुंचना चाहिए। और राहुल गांधी ने इसी का मुद्दा बनाया है। साथ साथ चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कथित रिश्वतखोरी और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कर्नाटका के के सुधाकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, FIR दर्ज की है। 4 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। डेक्कन हेराल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि चिक्काबल्लापुरा के फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर से इतना पैसा जब्त किया है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग की गई है दोस्तों। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी कोई कार्रवाई करेगा? जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उनको बार बार इसी तरीके से परेशान किया गया और लोगों के चैट को डिकोड करने के लिए कहा गया, डिक्रिप्ट करने के लिए कहा गया और बार बार मांगा गया, तो फिर वो भारत के अंदर अपने कार्यों को बंद कर देंगे, भारत में काम नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों बार बार कार्य एजेंसियां व्हाट्सएप को परेशान करती है, उनसे कई सारे मामले को लेकर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहती है, जबकि मैसेज की सिक्योरिटी प्रीविसी बनाना व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है। लोग व्हाट्सएप पर इसलिए चैट करते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन किसी को ना मिले, व्हाट्सएप उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करे। लेकिन बार बार दबाव बनाया जा रहा है, इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो व्हाट्सएप की ओर से ये बातें कही गई है। साथ साथ दोस्तों रोहतक के खुड़न गांव में किसान अमित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा से किसानों को MSP गारंटी पर सवाल पूछा था, कितने किसान गिरफ्तार करेगी सरकार? अगर किसानों के सवाल का जवाब है तो दे दो। कौन से लोकतंत्र में सवाल पूछने पर गिरफ्तारी होती है? ये गंभीर सवाल भाजपा से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। लोगों का मानना है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के लोग चर्चा करने को तैयार नहीं है, सवाल तक सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा में जहां तहां विरोध देखा जा रहा है। साथ साथ योगेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने मतदाताओं से बात किया है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के वोटिंग पूरे होने के साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि मोदी को लेकर लोगों में एक गुस्सा है और राशन का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलता है, लेकिन इस बार नाम पर वोट नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि योगी की छवि मोदी से अच्छी है। आगे वो कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर लोग योगी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के अधिकांश सांसद और स्थानीय नेताओं को लेकर लोगों में गुस्सा है। वोटरों के मन में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। गांव में छुटे जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि अगर तीसरा पंचवर्षीय योजना में बीजेपी आ गई तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर 1/4 चाहते हैं कि इस बार वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस पार्टी के वोट लगातार कायम है। बीएसपी के वोटों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बीएसपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ये सारी जानकारी देते हुए उन्होंने एकदम बातें स्पष्ट करते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम 70 सीटें जीतेंगे, 60 सीटें जीतेंगे, इनके लिए अपनी 60 सीटें बचाना नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा, योगेंद्र यादव एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर ये जो जानकारी योगेंद्र यादव ने दी है, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सनसनी मचनी पूरी तरीके से तय है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि योगेंद्र यादव किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, एक न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट है। उनकी बातें काफी ज्यादा बड़ी है, वो काफी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है। लोगों के वोट डालने के पैटर्न को
समझते हैं। सासा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और आईपीएस अधिकारी के तौर पर अपने पद से इस्तीफा देकर आने वाले देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आरपी एक्ट की धारा 36 के मुताबिक चुनाव में उम्मीदवार को पानी, आवास, बिजली के बिल चुकाने होते हैं। यह विभाग नो ड्यूज में लिख कर देते हैं। हमारे यहाँ संबंधित व्यक्ति का कोई बकाया नहीं है। अगर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो नामांकन पत्र को अस्वीकार माना जाता है। इसीलिए बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है दोस्तों, और भाजपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। साथ साथ असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र में एक मुस्लिम बाहुल्य गांव में लोगों ने असम वन विभाग के 9 अधिकारियों के खिलाफ एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने या बुलडोजर वाली कार्रवाई के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। यह ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। नामजद 9 वन्य अधिकारियों में मुख्य सचिव MK यादव का नाम भी शामिल है। दोस्तों, यादव के अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के खिलाफ भी गांव वालों ने शिकायत दर्ज कराई है। इस सीट पर शुक्रवार यानी बीते दिन 26 तारीख को वोट डाले गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके से डराए जाने, धमकाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद मामला काफी बड़ा बनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए दोस्तों कि क्या वन विभाग के अधिकारी लोगों को डराएंगे, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों के पास बहुत पावर होती है। तो स्थानीय लोगों को अगर डराया धमकाया जा रहा है, इसका सीधा मतलब लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में वोट डाले जा चुके हैं। दोस्तों, 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा शनिवार को कांग्रेस पार्टी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज इस बैठक में यूपी की अमेठी और रायबरेली को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरे चरण के तुरंत बाद ही बैठक बुला लिए गए हैं। इसके बड़े मायने हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर बीते दिन चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों, अमेठी और रायबरेली के लिए 26 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ बंगाल में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के बालूरघाट से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जब अपने इलाके के अंदर वोटरों के बीच पहुंचे और बूथ पर पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी नोकझोंक देखने को मिली है। दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसके बाद पुलिस प्रशासन को पूरे मामले पर इंटरवीन करना पड़ा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया है। सुकांता मजूमदार पर हमले की कोशिश की गई है, इस तरीके से भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, एमसीडी इलेक्शन कैंसिल होने पर बीजेपी पर जमकर बरसे संजय सिंह, बताया दलित विरोधी। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कैंसिल होने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी और संघ के लोग दलित विरोधी हैं। ये लोग यह दिखाना नहीं चाहते हैं कि कोई भी दलित किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा के एलजी ने एमसीडी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार मेयर की कुर्सी पर दलित का बेटा बैठेगा। वह अधिकार भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिए। कहा कि दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने अपना एक मोहर तैयार किया है। बीजेपी ने एलजी की ओर से कहलवाया है कि बगैर मुख्यमंत्री की सलाह के हम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते। कुल मिलाकर दोस्तों, जब मेयर के चुनाव होने वाले हैं और यह बात तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिलकर ही मेयर बनने वाला है, तब ये चुनाव नहीं कराए जा रहे। इसके पीछे कानूनी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक तौर पर भाजपा की साजिश बताया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ ये दावा किया जाता है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर लगभग 90% के आसपास मुस्लिम आबादी है और यहां पर सर्कुलेट वीडियो किया जा रहा है। वीडियो लोगों के बीच में भेजा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की ओर से संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। केरला पुलिस को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा आईटी सेल के खिलाफ जो लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास, धार्मिक समन्वय को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 400 पार के दावे पर राबड़ी देवी का पलटवार। कहा जनता सब देख रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शुक्रवार को बीजेपी के 400 पार के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता को फैसला लेना है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब देख रही है। राबड़ी देवी ने शुक्रवार को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन सभी सीटों पर जीत रहा है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चुनाव में किसी को टक्कर देने या नहीं देने का सवाल ही नहीं है, बल्कि जनता जो चाहेगी वही होगा। चुनाव में जनता मालिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को पूरे देश में आने जाने का अधिकार है। किसी को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के मीसा भारती के नाम रखे जाने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मीसा का नाम जयप्रकाश नारायण ने रखा था। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोट का वीवीपैट के माध्यम से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर अब कांग्रेस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से संबंधित जिन याचिकाओं को खारिज किया है, उनमें वह किसी भी तरह से पक्ष नहीं थी और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर राजनीतिक अभियान जारी रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग वीवीपैट के मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर अभियान लगातार जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
बाद भी अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करती रहेगी, अवेयरनेस फैलाती रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों, क्योंकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले पर सहमति वाले 2 फैसले सुनाए हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला देते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें दोबारा मत पत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध किया गया था और 100% मैचिंग कराने की मांग की गई थी। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए 13 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले गए। दूसरे चरण में मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक ऐसी बात कही है जिनका वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल दोस्तों, अपने वीडियो में वो कह रहे हैं कि नागौर की सीट हमारे हाथ से निकल गई है, यानी भाजपा के हाथ से निकल गई है। इस वीडियो में गजेंद्र सिंह मंत्री कहते हैं कि कम मतदान होने की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागौर लोकसभा सीट हम यानी बीजेपी के हाथ से निकल गई है। लोहावट का यह वीडियो बताया जा रहा है। 12 सीटों पर वोट डाले गए हैं। दोस्तों, राजस्थान में जबरदस्त तरीके से वोटिंग गिरावट देखने को मिल रही है, जो साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मजबूत हुए हैं और बीजेपी के लोग इस बार निकलकर वोट नहीं डाल रहे हैं। नागौर की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल पार्टी को सपोर्ट किया था दोस्तों, यानी नागौर से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ज्योति मिर्धा चुनाव हार रही है और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी अलायंस पार्टनर चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ आरएलडी पार्टी के नेता कुलदीप उज्जवल ने यूपी की पुलिस को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, कहा है कि बागपत के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए यूपी की पुलिस काम कर रही है। अब जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, और जिस राज्य में एक गठबंधन बना है जो बीजेपी की स्थिति को मजबूत करता है, लेकिन उसी का कैंडिडेट अगर कह रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करवा रहे हैं और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो बुरी तरीके से बागपत क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि बीजेपी का वोट आरएलडी को ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चला जा रहा है। इंडिया गठबंधन को वेस्टर्न यूपी के अंदर अच्छी खासी सीटें मिल सकती है, दावा करते हुए लोगों ने कहा कि यह साफ संकेत है कि भाजपा के लोग बौखला गए हैं। साथ साथ दोस्तों, जिस चर्च पर आईटी ने रेड मारा था 2020 में, उस चर्च ने फैसला लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का समर्थन करेंगे। प्रथम थिट्टा से मैदान में उतरे अनिल एंटनी के लिए वोट की मांग की जा रही है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि आईटी और FCRA ने जो कार्रवाई की थी उसके बाद अचानक से चर्च ने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, हालांकि AK एंटनी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि उनका बेटा इस बार चुनाव हार रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संदेश खली के मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा CBI जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार झटका देते हुए संदेश खली केस को CBI से जांच कराने के लिए भेज दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आता है। CBI संदेश खली में 5 जनवरी को ED अधिकारियों पर हुए हमले की जांच कर रही है। TMC के नेता शेख शाहजहां के घर राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंचे ED के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि शाहजहां से के इशारे पर ही जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया था। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बिहार के रोहतास जिले के काराकाट के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी के गायक पवन सिंह अपनी 2 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से गदगद है। पवन सिंह ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद को काराकाट की जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है। उनके हौसले बुलंद है। जनता का स्नेह, प्यार और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें किसी एक जाति का समर्थन नहीं मिल रहा है। एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती, इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्ग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दावा पवन सिंह करते हैं। साथ साथ दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है जो उनके चेहरे पर अभी दिखाई दे रही है कि वो अब बड़े बड़े मंच से रोते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दूसरे चरण में कर रहे थे, उसके बाद अब वोटिंग परसेंटेज से जो जानकारी सामने मिल रही है और जिस तरीके के रुझान को लेकर एनालिसिस सामने आ रही है, उसके बाद राहुल गांधी का मानना है कि नरेंद्र मोदी का फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है और यहां तक कि वो रोते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को EVM और VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद विपक्ष पर करारा प्रहार हुआ है, ये बयान दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। RJD और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज जब पूरी दुनिया भारत के सिस्टम की वाहवाही कर रही है तो ये लोग निजी स्वार्थ की बदनीयत से EVM को बदनाम करने में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के सिस्टम की तारीफ नहीं कर रही है। अगर वाकई तारीफ कर रही होती तो पूरी दुनिया में EVM चल रहा होता। प्रधानमंत्री की इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा क्योंकि डेवलप्ड नेशन के अंदर भी EVM का इस्तेमाल नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा डिबेट का मुद्दा है जिसके अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स और एंटी आर्ग्यूमेंट्स है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर से उम्मीदवार राजेश कश्यप का नामांकन पत्र खारिज हो गया है। वहीं 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी की नेता ज्योत्सना गौड़ ने नामांकन किया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
प्रत्याशी उनको बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रहे राजीव कश्यप ने ही अपनी पार्टी के सपा के नेता राजपाल कश्यप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने राजपाल कश्यप पर पर्चा खारिज कराने का आरोप लगाया है। अपनी भांजी ज्योत्सना गौंड को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी के अंदर आपसी कलह देखने को मिल रही है। आप लोग पूरे मामले पर राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल आना क्या शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दार्जिलिंग के अंदर वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 30 ऐसे बूथ है जहां पर दोबारा से वोट कराए जाने चाहिए थे। आपको बता दें कि दोबारा से वोटिंग की मांग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर रहा है। तो क्या अब बीजेपी के नेताओं को समझ में आने लगा है कि उनके हाथ से धीरे धीरे करके दार्जिलिंग जैसा सुरक्षित सीट भी निकल गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार 4 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन अब यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 30 बूथ पर अलग से दोबारा से वोटिंग की मांग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से विवादों में है। आरोप है कि शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से विवादों में इसलिए है कि देर रात टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। इसको लेकर आईपीसी की धारा 323, 294, 506, 427, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर शालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोस्तों इससे पहले भी एक फंक्शन के अंदर कट्टा लहराते हुए यानी गन लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कार्रवाई की मांग भी की गई थी, तब भी एफआईआर दर्ज किया गया था। दोस्तों साथ साथ बंगाल में बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन रद्द किए जाने को लेकर भाजपा के लोग इसे साजिश बता रहे हैं और पूरे मामले पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी चल रही है। साथ साथ देश के हॉट सीटों में से एक बाड़मेर सीट पर वोटिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप की जंग भी तेज हो गई है। दोपहर करीब 3 बजे जिले के शिव विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर आईजी विकास कुमार और बायतू विधायक हरीश चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। करीब आधे घंटे तक वोटिंग रुकी रही। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट की गई है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। झड़प के बाद बीच बचाव में शिव के थाना अधिकारी सुमेर सिंह की नाक पर चोट भी आई है। दरअसल दोस्तों इस सीट पर माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला होगा, लेकिन रविंदर सिंह भाटी एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आए हैं। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कैलाश चौधरी काफी पीछे चल रहे हैं। कई सारे लोगों का मानना है कि वो तीसरे नंबर पर आकर फिनिश करेंगे, जबकि फर्स्ट और सेकंड पर मुकाबला होने वाला है रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट और निर्दलीय मैदान में उतरे रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों सीट को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो रहे थे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में जबरदस्ती एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। ये वीडियो बाहरी मणिपुर के उखरूल जिले का है। यहाँ पर मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की बजाय केवल बीजेपी के गठबंधन सहयोगी एनपीएफ को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाईजैक हो चुका है लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जिस जगह का यह वीडियो है वहां सुरक्षा बल चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है। ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को दावा किया है कि राज्य में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी फाइट चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के सभी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़े हैं। हमारे पास उम्मीदवारों का अच्छा ग्रुप है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी पार्टी के सीधे तौर पर नाम लिए बिना उन पार्टियों को वोट कटवा पार्टी बताया है। दोस्तों हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरी हुई है। देखते हैं किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बोले, कहा मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। साथ साथ दोस्तों सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा राजस्थान में भी हम डबल डिजिट में सीट लेकर आ रहे हैं। जब मैं कोटा गया तो देखा कि वहां से लोकसभा स्पीकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने पिछले चुनाव से पहले कहा था कि मैं यहां से अगला चुनाव तभी लड़ूंगा जब यहां पर एयरपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 से 24 हो गए, हवाई अड्डा नहीं बना, लेकिन फिर भी वह चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। तो लोग उनका विरोध करने के लिए पूरी तरीके से मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम के डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले चर्चा हुई थी कि अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है और अब यह कंफर्म हो गया है। दरअसल अमृतपाल सिंह के वकील ने बुधवार को दावा किया है कि वो पंजाब के खडूर साहिब सीट से निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल सिंह के परिवार के सदस्यों ने वीरवार को उससे मुलाकात की थी और अब उन्होंने दावा किया है कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि दोस्तों 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लगभग 63% लोगों ने वोट डाले थे। जसबीर सिंह गिल कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत कर आए थे, उनको 1,40,000 के वोटों के अंतर से चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यह गढ़ माना जाता रहा है। ये इलाका कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मजबूत है और ऐसे में चुनाव अगर अमृतपाल सिंह लड़ता है तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी
को ही नुकसान होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमरोहा में मुस्लिम बूथ पर 40% वोटिंग हो चुकी है, कैसे भी 3 बजे फोर्स लगा दीजिए। ये आईपीएस अधिकारी के मैसेज फॉरवर्ड करने पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमरोहा के वोटिंग को लेकर आईपीएस अधिकारी ने यह मैसेज फॉरवर्ड किया है दोस्तों, जो काफी गंभीर मामला है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। बड़ी कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है, तभी लोगों में विश्वास और ज्यादा सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। साथ साथ दोस्तों गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन निरस्त हो गया है। नीलेश का नॉमिनेशन निरस्त होने और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया और बीजेपी का कैंडिडेट यहां से चुनाव भी जीत गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पहले से ही बीजेपी से मिला हुआ था, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों